गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे राही मासूम रज़ा का प्रसिद्ध उपन्यास टोपी शुक्ला। इस उपन्यास के एक अंश के माध्यम से ये स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार भरे पूरे परिवार में भी एक व्यक्ति अकेलेपन महसूस करता है और अपनेपन की खोज में इधर उधर भटकता है। कथानायक टोपी को अपनों के रूप में अजीज़ दोस्त इफ़न, उसकी दादी तथा एक नौकरानी सीता मिली है। टोपी के पिता एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। घर में किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, फिर भी वह अपना अकेलापन दूर करने के लिए इफ़न के घर जाता है, क्योंकि उसके अकेलेपन को समझने वाला उसके अपने ही घर में कोई नहीं है। इसी के साथ लेखक ने अपने उपन्यास के एक अंश के माध्यम से सांप्रदायिकता, जातिगत, धार्मिक आदि भेदभावों को समाप्त करते हुए मानवता के महत्व को भी प्रदर्शित किया है। प्रस्तुत पाठ टोपी शुक्ला प्रसिद्ध कथाकार राही मासूम रज़ा जी द्वारा रचित है। टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा है, घर में किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। बचपन में जब टोपी शुक्ला चौथे दर्जे की पढ़ाई कर रहा था तो उसकी मुलाकात इफ़न से हुई। टोपी की ये पहली दोस्ती थी। दोनों में गहरी मित्रता हुई। टोपी अक्सर इफ़न के घर चला जाया करता था। वह इफ़न की दादी के पास बैठकर उनसे कहानियाँ सुनता था। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ा व छोटी बहनें थीं। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के अब्बू कलेक्टर थे। सारे परिवार में इफ़न को अपनी दादी अच्छी लगती थी। टोपी जो था उसका इफ़न की दादी से बहुत लगाव था। इफ़न को अपने पूरे घर में, इफ़न जो स्वयं था उसको भी दादी से बहुत प्यार था और दादी से कहानियाँ ये दोनों ही दोस्त मिलकर सुना करते थे। जब वह पूर्वी बोली में कहानियाँ सुनाती तो इफ़न और टोपी खुश हो जाते। टोपी को इफ़न की दादी अपनी माँ की तरह ही दिखाई देती थी, जबकि टोपी अपनी दादी से प्यार नहीं करता था। टोपी इफ़न की दादी से प्यार करता था और उसे अपनी जो दादी थी स्वयं वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। इफ़न की दादी पूर्व की रहने वाली थी। ब्याह कर आने के बाद उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा था। दादी एक ज़मींदार की बेटी थी। खूब खाया पिया करती थी, घी मक्खन, मगर लखनऊ आकर तो वह इन सब चीज़ों के लिए तरस गई थी। उन्हें गाना बजाने का शौक था, मगर मौलवी के घर में इन बातों की मनाही थी। दादी हमेशा पूर्वी बोली बोलती थी। इफ़न और टोपी दोनों को उनकी बोली बहुत अच्छी लगती थी। एक बार इस बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया, क्योंकि टोपी जो था हिंदू परिवार से था, है ना। और अगर यदि हम भी इस तरह से, है ना, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने कोई दूसरी चीज़ को, मतलब अपने क्षेत्र या धर्म से रिलेटेड कोई काम ऐसा ना करके दूसरों का करेंगे तो नेचुरली घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें गुस्सा आता है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, परिवार के सभी लोग मेज़ कुर्सी पर बैठकर भोजन कर रहे थे। अचानक टोपी बोला, अम्मी ज़रा बैंगन का भरता तो दे दो। अम्मी शब्द सुनकर सभी खाते खाते रुक गए, मतलब डाइनिंग टेबल में। तभी टोपी की दादी सुभद्रा देवी बोली, अम्मी शब्द कहाँ से सीखा? टोपी ने जवाब दिया, ई हम इफ़न से सीखे हैं। तो जैसे ही टोपी ने ये बात कही तो उसकी दादी टोपी को दादी से बहुत डांट पड़ी। टोपी की दादी सुभद्रा देवी बड़ी कड़क मिजाज की थी, लेकिन वह टोपी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। अक्सर घर में टोपी को डांट पड़ती रहती थी। बड़ा जो भाई था वो भी उन्हें झूठी शिकायत करके पिटवाता था। छोटा भाई भैरव जो था उनकी कॉपियाँ फाड़ फाड़ कर उन्हें डांट पड़वाता था। टोपी अपने सारे दुख इफ़न के साथ बांटता था। दोनों दोस्त अक्सर अपना सुख दुख साझा कर लिया करते थे। टोपी को अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था। वह इफ़न की दादी को बहुत चाहता था। जब इफ़न की दादी का देहांत हुआ तो वह बहुत उदास हो गया। उसने इफ़न से कहा कि तेरी दादी की जगह मेरी दादी क्यों नहीं मर गई। उस दिन दोनों दोस्त खूब रोए। एक दिन इफ़न के जो पिताजी थे उनका तबादला हो गया, तो उस दिन मानो टोपी वो हमेशा के लिए अकेला हो गया। टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर 1945 के दिन का महत्व है, क्योंकि टोपी के जीवन में अधूरापन तब और बढ़ गया जब इफ़न का परिवार मुरादाबाद चला गया।
10 अक्टूबर 1945 का दिन टोपी के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसी दिन उसने प्रण लिया, यानी कि उसने है ना एक प्लेज की कि वह अब ऐसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता का तबादला होगा, मतलब तबादला होता होगा नौकरी में, यानी कि पोस्टिंग वाली जॉब होगी, ट्रांसफ़र वाली जॉब होगी। इरफान के पिताजी के तबादले के बाद टोपी ने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि वह अब ऐसी दोस्ती नहीं करेगा, ऐसे लड़के के साथ दोस्ती नहीं रखेगा जिसका पोस्टिंग होता होगा। अभी टोपी को इरफान के घर जाने की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि एक दिन वह उस सरकारी बंगले पर जा पहुंचा जहां पहले टोपी रहता था। परंतु अब क्या था, सिनेरियो ये था कि वहां अब कोई और कलेक्टर का परिवार आके रहने लगा था। वहाँ 3 लड़कों में से एक लड़के ने, मतलब उस नए वाले कलेक्टर के 3 बेटे थे और उसमें से एक लड़के ने टोपी को कुत्ते से कटवा दिया, ठीक है, अपने पेट डॉग से कटवा दिया। और इससे क्या हुआ कि टोपी के पेट में सुइयां लगी क्योंकि उसे इंजेक्शन लगे। घर की बूढ़ी नौकरानी उसका दर्द जो थी समझती थी, इसीलिए वह अक्सर टोपी को समझाती थी और उससे प्यार करती थी। टोपी भी उसके आंचल की छाँव में अपने सारे दुख दर्द भूल जाता था। टोपी 9वीं कक्षा यानी 9th क्लास में 2 बार फेल हो गया। एक बार घर के कामों की वजह से वह नहीं पढ़ पाया और दूसरी बार उसे बुखार आ गया। तीसरे वर्ष 3rd डिवीज़न में पास होने पर घर के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि स्कूल के जो अध्यापक थे वो भी समय समय पर उसका उदाहरण देके व्यंग स्वरूप उसका जो है ना अपमान किया करते थे। तीसरे वर्ष टोपी ने निश्चय किया कि चाहे उसे बुखार हो या कोई और परेशानी आए, उसे पास होना ही है। उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में तो सफलता ना मिली, मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक भी ना था, परंतु फिर भी मेहनत की इस बार और टोपी जो शुक्ला थे वो 3rd डिवीज़न में पास हो गए। बेटा, ये जो पाठ है टोपी शुक्ला, ये एक बड़े ही, यहाँ पे ये बताया गया है कि एक जो बच्चा है ना उसके लिए धर्म, जातिगत जो मतलब हमारे डिफरेंसेस होते हैं वो मैटर नहीं करते। वो बच्चा जो है एक तो अपने घर में ही अकेला है और वो बाहर जो है अपना अकेलापन दूर करने के लिए जाता है और यहीं पे उसकी मुलाकात जो है इरफान से होती है। किस प्रकार जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो अपना एक कल्चर, अपने है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सचेंज करते हैं और किस प्रकार जो है घर के बड़े सदस्यों पे इसका प्रभाव होता है, तो वो सारा जो है यहाँ पे बताया गया है। जो सांप्रदायिक सद्भावना जो है उसका यहाँ व्याख्यान किया गया है कि किस प्रकार बच्चे के लिए ये मैटर नहीं करता कि कोई किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है। प्यार जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जहाँ पे भी प्यार होता है, प्रेम होता है, वहाँ पे ऐसे व्यक्ति या बच्चे का जो है झुकाव होता ही है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।